गुड मॉर्निंग ऑल। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग, चक्रण चक्रण युग्मन एवं कपलिंग कांस्टेंट युग्मन स्थिरांक के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है। देखें, चक्रण चक्रण युग्मन या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। देखें, किसी प्रोटॉन के निकट स्थित विभिन्न प्रकार के अन्य प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उस प्रोटॉन के अवशोषण को प्रभावित करता है और वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा निम्न क्षेत्र में अथवा थोड़ा उच्च क्षेत्र में अवशोषण करता है। इससे चक्रण चक्रण युग्मन स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। अर्थात एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन्स के चक्रण से अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है? स्पिन स्पिन कपलिंग। और स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से सिग्नल एकल रेखा या सिंगलेट के स्थान पर 2, 3 या अधिक रेखाओं में विभक्त हो जाता है एवं डबलेट, ट्रिपलेट अथवा मल्टीप्लेट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब स्पिन स्पिन कपलिंग होगी तो जो सिंगलेट था वो विभाजित होगा डबलेट, ट्रिपलेट या मल्टीप्लेट में। तो सिग्नल के इस प्रकार बंटने या विपाटित होने को स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। रूल्स देखें, रूल्स फॉर स्पिन स्पिन कपलिंग। तो देखें, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन का मतलब होता है वे प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण समान होता है उनको बोलते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। वो कोई स्पिन स्पिन कपलिंग प्रदर्शित नहीं करते, केवल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं जिनका रासायनिक वातावरण समान नहीं होता है, वो प्रोटॉन स्पिन स्पिन कपलिंग दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अपन ने ले रखा है ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले रखा है अपन ने, और ब्यूटेन में अपन को पता है ये CH3 CH2 CH2 CH3 दो प्रकार के प्रोटॉन हो गए, CH3 एंड CH2। इसका मतलब इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या हो गया? अलग अलग। अब देखें, ये HA प्रोटॉन, ये HB, ये HC और ये कौन से प्रोटॉन हैं? HD। अब देखो, HB किसके साथ में कपल करेगा? HC के साथ में, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट क्या हो गया? अलग। ऐसे ही HB जो है वो HA के साथ में कपल नहीं करेगा, HB HA के साथ में, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट क्या है? सेम। या बोलूँ ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ऐसे ही HC HD के साथ में कपल नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसे प्रोटॉन है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ध्यान रखेंगे, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो उनके बीच में कपलिंग होगी। या देखो, दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो कि एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं वो जनरली या नॉर्मली क्या होंगे? कपलिंग करेंगे। और वे वाले प्रोटॉन जो 4 या 4 से ज़्यादा बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होंगे वो आपस में कपल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल HA और HD ये आपस में कपलिंग शो नहीं करेंगे, क्योंकि कितने बॉन्ड के द्वारा सेपरेटेड हैं? 4 बॉन्ड के द्वारा। आगे देखें, अब ये जो कपलिंग होती है ये या तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगी या उसको क्या करेगी? रेनफोर्स। और ये अपन ने पढ़ा था कि अगर कहीं पे जो भी अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे तो शिल्डिंग इफेक्ट, और शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से सिग्नल किधर की ओर आता है? अप फील्ड। और अगर रेनफोर्स करे तो डे शिल्डिंग, और डे शिल्डिंग की वजह से सिग्नल किधर की ओर आता है? डाउन फील्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अपन ने एथिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल ले रखा है, और एथिल ब्रोमाइड में अपन को पता है कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं? 2, A एंड B।
दोनों का चूंकि एनवायरनमेंट अलग अलग है तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं तो आपस में बोलो क्या होगी, स्पिन स्पिन कपलिंग। और स्पिन स्पिन कपलिंग कितने तरीके से हो सकती है, 3 तरीके से। या तो जो दोनों अपने प्रोटॉन हैं ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें बोलो, रेनफोर्स करें, या क्या करें, अपोज, या एक करे रेनफोर्स और एक क्या करे, अपोज। ठीक है, आगे देखें, ये मैंने दिखा रखा है कि मान लो कोई प्रोटॉन है, उसके निकटवर्ती केवल एक ही प्रोटॉन है, तो उस पड़ोसी प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की अलाइंड पोजीशन में है, या बोलूँ सीध में है, ये रहा, तो वह कुछ उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा, और यदि वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो निम्न चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण करेगा। और अपन को 2 बराबर लाइनों वाला क्या मिल जाएगा, एक डबलेट। ठीक है, तो जब एक प्रोटॉन होगा नेबरिंग कार्बन पे तो डबलेट मिलेगा। ठीक है, और रेशो कितना होगा, 1:1। अब मान लीजिए कोई प्रोटॉन है, उसके निकटवर्ती कितने प्रोटॉन हैं, 2। तो इन 2 प्रोटॉनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र में 4 प्रकार के अलाइनमेंट की संभावना होती है, जिसमें से 2 समान प्रकार के होते हैं। इसलिए जो उस प्रोटॉन के लिए 1:2:1 के अनुपात में 3 संकेत किसके रूप में मिलेंगे, एक ट्रिपलेट के रूप में। और ये मान लो ये अयुग्मिक प्रोटॉन दिखा रखा है, इसके साथ कपलिंग करने वाले प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो n+ रूल के अकॉर्डिंग 2 + 1 क्या आएगा, ट्रिपलेट, और उसकी तीव्रता कितनी होगी, 1:2:1। अब वो 4 प्रकार के अलाइनमेंट की संभावना होती है उसमें से 2 एक समान प्रकार के होते हैं कि हो सकता है वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें, रेनफोर्स, या फिर क्या हो सकता है उसको क्या करें, अपोज, और या एक रेनफोर्स करे एक अपोज करे, या वाइस वर्सा। तो टोटल कितने प्रकार के अलाइनमेंट हो गए, 4 में से 2 एक प्रकार के हैं और एक एक अलग अलग। तो ये रेशो आ गया 1:2:1। ऐसे ही मान लीजिए किसी प्रोटॉन के निकटवर्ती कितने प्रोटॉन हैं, 3। तो उन 3 प्रोटॉनों के चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कितने प्रकार से अलाइनमेंट हो सकते हैं, 8। और 8 में से 3 परिस्थितियाँ एक दूसरे के क्या होती हैं, समान। तो जो अपना सिग्नल आएगा वो क्वाड्रेट होगा, n+ रूल के अकॉर्डिंग 3 + 1 4, 4 का मतलब क्वाड्रेट, और क्वाड्रेट किस में, 1:3:3:1। और ये अपन को पता ही है, या तो हो सकता है तीनों प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें, रेनफोर्स, या उसको क्या करें बोलो, अपोज, या फिर उसको 2 अपोज करें और एक उसको क्या करें, 2 अपोज करें एक रेनफोर्स करें। और इस तरीके से कितने अलाइनमेंट आ जाएंगे, 6। इनमें से 3 एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए जो रेशो आएगा वो 1:3:3:1। आगे देखें, एक और एग्जाम्पल अपन ने ले रखा है 1:1:2 ट्राइक्लोरोएथेन। और इसमें अपन को पता है ये वाले जो प्रोटॉन हैं और ये वाले जो प्रोटॉन हैं इनका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, इसलिए आपस में क्या दिखाएंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग। और अब देखें, सबसे पहले मैं CH2 के लिए देखती हूँ, CH2Cl वाले जो प्रोटॉन हैं इनके निकटवर्ती कार्बन पे कितना प्रोटॉन है, एक का मतलब n+1, और स्प्लिटिंग बोलो कितने, n का मान 1 रखो, 1+1 का मतलब बोलो क्या आएगा, डबलेट, और डबलेट 1:1। तो ये बना दिया अपन ने डबलेट। अब मैं चलो इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, और इस वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे बोलो कितने प्रोटॉन हैं, 2। अब 2 प्रोटॉन है तो वैल्यू रखो, n का मान कितना हो गया, 2 + 1 बराबर बोलो क्या आ गया, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट आएगा उसकी इंटेंसिटी 1:2:1। तो ये आपको नज़र आ गया होगा, देखें, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। देखें, अभी अपन बात कर रहे थे कि जब स्पिन स्पिन कपलिंग होगी उस टाइम पे जो सिंगलेट होता है वो सिंगलेट नहीं होकर के फिर 2 या 2 से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है,
डबलेट, ट्रिपलेट या किसके रूप में आता है, मल्टीप्लेट के रूप में। अब वो अपन को कैसे पता पड़ेगा, तो उसको अपन ने बताया ही है कि अपन को कौन सा वाला रूल लगा देना है, n+l रूल। और ये n+l रूल जब अपन लगाएंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा कि जो अपना सिग्नल है वो कितने में स्प्लिट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा या मल्टीप्लेट होगा। जैसे देखें, अगर n का मान 0 है तो जो सिग्नल होगा वो सिंगलेट के रूप में आएगा। यदि n का मान 1 है तो n+1, तो 1 + 1 2 हो गया डबलेट के रूप में। ऐसे ही अगर n का मान 2 है तो ट्रिपलेट आएगा, n का मान 3 है तो क्वाड्रेट, 4 है तो क्विंटेट, 5 है तो सेक्सटेट और 6 है तो बोलो क्या आएगा, सेप्टेट। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सिग्नल की स्प्लिटिंग अपन को निकालनी है तो उसके लिए आपको कौन सा वाला रूल ध्यान में रखना है, n+1 रूल। और जहाँ पे n बोलो क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन नेबरिंग कार्बन, पड़ोसी जो कार्बन है उस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यदि ये कुछ दिखा रखे कब डबलेट आएगा, कब ट्रिपलेट आएगा और कब सिंगलेट आएगा। अब ये सिग्नल्स दिखा रखे हैं मैंने, इनको देखें आप। n का मान 0 तो क्या आएगा, सिंगलेट। अगर n का मान 1 तो इसको क्या बोलेंगे, डबलेट। और रेशो बोलो कितना होता है, 1:1। अगर n का मान 2 रखोगे तो क्या आएगा, ट्रिपलेट। और अभी अपन ने बात करी 1:2:1। अगर n का मान 3 है तो क्या आएगा, क्वाड्रेट। और ये आता है 1:3:3:1। ऐसे ही अगर n का मान 4 है तो बोलो क्या आएगा, क्विंटेट। और 5 है तो सेक्सटेट। और अगर 6 है तो सेप्टेट। तो आपको सीधे से फार्मूला ध्यान में रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कौन से वाले फार्मूला से निकालेंगे, n+1, जहाँ पे n बोलो क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन नेबरिंग कार्बन एटम। आगे देखें कि ये जो सिग्नल स्प्लिट हो रहा है इसका रेशो क्या रहेगा, ये अपन निकाल सकते हैं पास्कल ट्रायंगल डायग्राम के द्वारा। देखें, अगर मान लीजिए सिंगलेट है तो 1 रहेगा, अगर डबलेट है तो अभी अपन ने बात करी थी रेशो क्या रहेगा, 1:1। अगर ट्रिपलेट है तो 1:1 के रूप में आएगा, क्वाड्रेट है तो 1:3:1 के रूप में आएगा। और यदि क्विंटेट है तो 1:4:6:4:1 के रूप में आएगा। अगर सेक्सटेट है तो ये, और अगर सेप्टेट है तो ये रेशो आएगा। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। और ये डायग्राम जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। कपलिंग कांस्टेंट देखें, अब अपन ने कहा था कि जो प्रोटॉन है उसका चक्रण निकटवर्ती प्रोटॉन के चक्रण से अन्योन्य क्रिया करता है तो स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है। तो देखें, अब मैं बात करती हूँ कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। तो देखें कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। किसी भी मल्टीप्लेट में दो निकटवर्ती पिक्स के बीच की दूरी को युग्मन स्थिरांक कहते हैं। जैसे मैंने ये ले रखा है डबलेट, ये अपन ने ले रखा है, देखें यहाँ पे ये मैंने ले रखा है डबलेट। तो किसी भी मल्टीप्लेट, ये ले रखा है ट्रिपलेट। तो किसी भी मल्टीप्लेट में दो निकटवर्ती बिंदुओं या दो निकटवर्ती पिक्स के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, युग्मन स्थिरांक। जैसे ये और ये, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, युग्मन स्थिरांक। ऐसे ये और ये। तो किसी भी मल्टीप्लेट में दो निकटवर्ती पिक्स के बीच की दूरी को युग्मन स्थिरांक कहते हैं। युग्मन स्थिरांक का मान युग्मित प्रोटॉन के मध्य संरचनात्मक संबंधों पर निर्भर करता है और इसका मात्रक होता है, याद में रखेंगे, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, CPS। ये मैंने कुछ J वैल्यूज़ दिखा रखी हैं आप लोगों को। J बोले तो युग्मन स्थिरांक, और इस J की वैल्यू देखें। अगर मान लीजिए जो प्रोटॉन है वो जैमिनल प्रोटॉन है, और जैमिनल प्रोटॉन का मतलब है बोलो क्या, कि दोनों जो प्रोटॉन हैं वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ये रहा। तो उसके लिए J का मान कितना आता है, 10 से 18 हर्ट्ज के बीच में। अगर ये एडजेसेंट पास वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो इनको बोलेंगे विसिनल प्रोटॉन, और इनके लिए J का मान डाईहाइड्रल कोण पे निर्भर करता है और ये मान आता है 8 हर्ट्ज। अगर मान लीजिए
ये जैमिनल है एल्कीन में, तो इनके लिए जे का मान आएगा 2 के आसपास। और अगर सिस है ये तो वैल्यू होगी 5 से 14 हर्ट्ज़ के बीच में, और अगर ट्रांस है तो 11 से 19। और ये बेंजीन रिंग में है अगर, तो अगर ऑर्थो पे हैं तो 7 से 10 हर्ट्ज़ के बीच में, मेटा वाले 2 से 3 हर्ट्ज़, और पैरा के लिए जे वैल्यू आएगी 0 से 1 हर्ट्ज़। ध्यान में रखना है। ऐसे ही देखें, ये सिस ट्रांस के लिए दिखा रखा है मैंने। और एक जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जे वैल्यू जो चुंबकीय क्षेत्र लिया है उस पे निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट रहती है। थैंक यू।